Hello, dear learners. Welcome back to Abit Shiksha. Today's current affairs is brought to you by Abit Shiksha. So let us begin. आज का जो date है that is 18th of October and all the important articles are here as follows. ठीक है. पहला है US ट्रेड बॉडी मूव्स कोर्ट ओवर ट्रम्प्स H1B फी है. ठीक है. तो ये डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया में ये जो है ट्रेड बॉडी है, जो उनका चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरह उनका जो ट्रेड बॉडी है, उन्होंने जो है ट्रम्प की जो डिसीजन है कि फी हाइक उन्होंने किया है ओवर H1B वीजा. ठीक है. तो आप लोगों को पता ही होगा कि $100,000 का जो है 100,000 का जो है उन्होंने फी हाइक किया है फॉर H1B वीजा. ठीक है. तो ये जो है इसके खिलाफ जो है यूएस का जो ट्रेड बॉडी है दे हैव मूव्ड टू द कोर्ट. ठीक है. तो ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है. सेकंड है रिजोल्यूशन फॉर पैलेस्टीनियन क्वेश्चन नेसेसरी फॉर आईमैक. ठीक है. इजिप्शियन के जो प्राइम मिनिस्टर फाइनेंस मिनिस्टर उन्होंने कहा है कि जो आईमैक है, आईमैक इज इंटरनेशनल इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है आईमैक, उसके सक्सेस के लिए आपको पैलेस्टाइन या फिर जो इजराइल है वहां पर शांति बनाए रखना इट इज वेरी 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 क्रूशियल. ठीक है. इट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी क्रूशियल. ठीक है. तो ये जो है ये सेकेंड आर्टिकल है. एंड थर्ड इज नंबर ऑफ जीसीसी दैट इज ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स राइज टू ओवर 2500 बाय 2030 फ्रॉम करंट 1700. तो ICRA जो है एक बॉडी है, इंडिपेंडेंट बॉडी है. तो उन्होंने क्या कहा है कि जो हमारा ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स है, ठीक है, वो कितना है इंक्रीज होगा बाय 2500 बाय 2030. ठीक है. अभी जो है करंटली इट इज 1700 और वो इंक्रीज होगा बाय 2500 बाय 2030. ठीक है. तो ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स क्या है इसका मेंशन इस बार के बजट में भी था और मुझे लगता है कि अगले आने वाले सालों का ये बहुत एक पोटेंशियल क्वेश्चन है. ठीक है. मे बी शायद प्रीलिम्स में पूछ ले, लेकिन हाई चांसेस है कि मेंस में पूछ लेंगे. ठीक है. तो ये ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स क्या है मैं आप लोग को थोड़ा सा आइडिया दे दूंगी. इस बार के बजट में भी लिखा है. ठीक है. इस बार के बजट में भी अनाउंस किया गया है अबाउट जीसीसी. ठीक है. चलिए पहला है यूएस ट्रेड बॉडी मूव्स टू कोर्ट. ठीक है. मूव्स टू कोर्ट ओवर दी ट्रम्प जो उनका जो वीजा है H1B फी हाइक जो है उस पे जो है मूव दे हैव मूव. ठीक है. अभी अगर आप देखें यहाँ पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक एनेक्डोट या फिर एक चार्ट जो है दिया है कि H1B वीजा उसका फी हाइक मैंने आपको कितना बताया $100,000. राइट. $100,000 है. अब यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात क्या है, क्योंकि इंडिया जो है बहुत चीप लेबर प्रोवाइड करता है. ठीक है. तो बहुत ही सस्ते में काम जो है हो जाता है और साथ ही इंडियन वर्कर्स का क्या है चीप पे भी काम करते हैं और साथ ही दे आर वेरी स्किल्ड. ठीक है. दे हैव द आइडिया हाउ टू वर्क इन कंप्यूटर साइंस IT सब बैकग्राउंड उनके पास रहता है. ठीक है. लेकिन उनका जो सैलरी है, ठीक है, सैलरी कितना है बहुत सारे जो अगर आप इस चार्ट के और देखेंगे बिकॉज ये इंडियंस का है, रेड कलर में इंडियंस है एंड ब्लू में नॉन इंडियंस है. ठीक है. तो ज्यादातर लोगों का अगर आप देखिए जो ज्यादातर इंडियंस है वो लोगों का 75,000 टू 100K मतलब 75,000 से लेकर $100,000 के बीच में उनका सैलरी है. ठीक है. और अंडर 75,000 के का भी काफी सिग्निफिकेंट लोगों का सैलरी है. ठीक है. और उसके बाद अगर आप देखें 100 टू 200K, ठीक है, 100 टू 200 125K में 23% लोगों का है एंड देन 125 टू 150K 11% एंड देन ऐसे करके हाई में हो रहा है. तो ज्यादातर अगर आप देखिए 60% ऑलमोस्ट अराउंड 60% लोगों का जो सैलरी है दैट इज 75,000 टू 100K के बीच में. आप समझिए 75K है यहाँ पे. ठीक है. 75K है और किसी का अर्निंग आप सोचिए 75K है, उनको फी कितना देना है 100,000 मतलब 25,000 डॉलर जो है वो ज्यादा देना है उन लोगों को. हाउ दे आर गोइंग टू डू दिस. एंड माइंड यू बहुत सारे एम्प्लॉयज जो है दे आर फ्रॉम इंडिया. ठीक है. तो 60% जो एम्प्लॉयज है उनका अर्निंग्स कितना है 75,000 टू 100,000 के बीच में है. So how they are going to pay. ठीक है. How they are going to pay and how they are going to उनको तो इतना बड़ा ह्यूज अमाउंट जो है वो तो फी के रूप में ही देना पड़ रहा है ना. तो उसके कारण क्या होगा लेबर का जो डिमांड है, ठीक है, लेबर का जो डिमांड है इट विल इंक्रीज. ठीक है. और जो कंपनीज है उनको भी लॉस होगा बिकॉज अगेन नॉन इंडियंस का आप अगर देखेंगे तो एक काइंड ऑफ एक डाइवर्सिफाइड है ना. 19% लोगों को 75,000 से कम मिलता है,
देन 21% है जिनको 100 के। उसके बाद आप देखेंगे तो ये बहुत ही अच्छा आपको एक सिंक में देखने को मिलेगा कि 18% है, 19% है, 17% है। इंडिया में अगर आप इंडियंस की कैटेगरी में देखेंगे, एक बहुत ही आपको एक बहुत डिफरेंट टाइप का स्टोरी देखने को मिलेगा, बिकॉज इंडियन वर्क्स इन अ वेरी बहुत चीप में भी दे डू अ रियली गुड जॉब। इसीलिए इंडियन जो वर्कर्स है उनका डिमांड बहुत हाई है इन यूरोपियन नेशन एंड इन यूएसए ऑल्सो, ठीक है। तो इसीलिए जो है, बिकॉज दे वोंट गेट द चीप लेबर दैट दे यूजुअली यूज्ड टू गेट, राइट। तो इसीलिए जो कॉमर्स उनका जो ट्रेड बॉडी है वो मूव किया है टू द कोर्ट, ठीक है। मैंने आपको बेसिक जो है समझा दिया। The US Chambers of Commerce have filed a lawsuit challenging Donald Trump's administration। ये 100,000 का जो उनके they have moved to the court and ये उनके जो एग्जिस्टिंग लॉज है उसको भी ओवरराइड करने की कोशिश करते हैं। जो करंट लॉज है टू अप्लाई द H1B वीजा प्रोग्राम, द fee hike on fresh H1B visa application was aimed at undoing the apparent trend of US employers replacing American workers with cheap labor from foreign countries। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इंडियंस की बात नहीं की जा रही है, इट विल इंक्लूड चाइनीज, जापानीज, एवरी अदर कंट्रीज, ठीक है। तो क्योंकि क्या होता था कि चाइनीज वर्कर्स आल्सो, राइट, दे आर वेरी एफिशिएंट इन देयर वर्क, दे कैन डू वर्क इन अ वेरी कॉस्ट इफेक्टिव मैनर्स, बट सिग्निफिकेंट वर्क जो है दे कैन डू इट। तो उसके कारण क्या है, अमेरिकन वर्कर्स दे नीड ऑल दी राइट्स, राइट, उनको सैलरी भी ज्यादा चाहिए, उनका डिमांड भी ज्यादा रहता है। तो यहाँ पर क्या होता था कि H1B वीजा के द्वारा बहुत सारे लोग इन्फ्लक्स हो जाते थे और अमेरिकन वर्कर्स के लिए कोई काम भी नहीं रहता था, इसीलिए ये लिटिगेशन लाया गया। The Chamber's litigation argues that new fee is unlawful because it overrides the provisions of the Immigrant and Nationality Act that governs H1B program, including the requirement that fees based on cost incurred by the government in processing visas, the business advocacy group said in the statement on Thursday. The case was filed before US District Court for District of Columbia. The H1B visa was designed for high-skilled jobs for companies that find difficult to find local talent. तो जो high-skilled jobs है उन क्षेत्र में ये जो है H1B वीजा के द्वारा जो है वर्कर्स को लिया जाता था, ठीक है। अब H1B वीजा के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। H1B वीजा जो एक नॉन इमिग्रेंट वीजा है। पहली बात तो ये है कि आप वहां पर रेसिडेंट परमानेंटली रिसाइड नहीं कर रहे, आप अभी सिर्फ काम के क्षेत्र में जा रहे, काम के क्षेत्र में जो है जा रहे। एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड, जो एम्प्लॉयर है, जो कंपनी जैसे कोई भी बैंक है, बैंक ऑफ अमेरिका, तो वो बैंक ऑफ अमेरिका कोई भी इंडियन सीए को लेकर जाएंगे, तो एम्प्लॉयर ने स्पॉन्सर किया है, ठीक है। वर्क वीजा क्रिएटेड अंडर द इमिग्रेशन एक्ट ऑफ 1990 इट अलाउज यूएस एम्प्लॉयर्स, ठीक है, यूएस के जो एम्प्लॉयर्स है, जो कंपनी के जो एम्प्लॉयर्स है, वो टेम्परेरीली जो है हायर कर सकते हैं फॉरेन प्रोफेशनल जो हाई लेवल स्किल के जो जॉब्स है उसके लिए, ठीक है। ये क्या करता है, ये हेल्प करता है जो भी स्किल्स है, गैप है उसको, जो मिसमैच है जैसे आईटी, इंजीनियरिंग, फाइनेंस, हेल्थ केयर में, वहां पर ये जो गैप है उसको फिल करने की कोशिश करता है। ये जो वीजा का ड्यूरेशन कितना है, बिकॉज इट इज नॉन इमिग्रेंट वीजा, इसमें 6 साल का यहाँ पर रहता है। देन आफ्टर दिस पीरियड द वीजा होल्डर मस्ट ईदर लीव द यूएस फॉर एटलीस्ट 12 मंथ और रीअप्लाई अनदर H1B वीजा फॉर अप्लाइंग अ परमानेंट रेसिडेंट या ग्रीन कार्ड के लिए फिर से वो अप्लाई कर सकता है, ठीक है। 6 साल के बाद दे कैन अप्लाई फॉर ग्रीन वीजा, ग्रीन कार्ड के लिए, तो उसमें भी कंपनी जहां पर उन्होंने काम किया तो वो दे कैन हेल्प, ठीक है। Annual cap and exemptions, there are regular cap of 65,000 new H1B visa each fiscal year. In addition, 20,000 visas are available for applicants who hold a master degree or higher studies from US university, ठीक है। तो यूएस के कोई यूनिवर्सिटी है तो वहां पर अगर आपने मास्टर्स डिग्री किया है, हायर एजुकेशन अगर आपने लिया है, तो आप 65 मतलब 85,000 तक आप न्यू H1B वीजा जनरेट कर सकते हैं, दे सकते हैं, ठीक है। समझ में आया? दिस वाज रिगार्डिंग H1B वीजा, ठीक है। तो नेक्स्ट इज रेजोल्यूशन ऑफ पैलेस्टीनियन क्वेश्चन नेसेसरी फॉर IMEC, ठीक है। जो इजिप्शियन फाइनेंस मिनिस्टर है उन्होंने कहा है कि पैलेस्टीन का जो रेजोल्यूशन है, इट इज वेरी वेरी क्रूशियल फॉर IMEC, ठीक है। इंडिया मिडिल ईस्ट ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो प्लान फॉर द इंडिया मिडिल ईस्ट ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर कैन नॉट प्रोसीड विदाउट सम प्रोग्रेस ऑन पैलेस्टीनियन क्वेश्चन। Egypt Foreign Minister Badr Abdelati on Friday, adding to Egypt would be interested in join all such connectivity project
वन सिचुएशन इज कंड्यूसिव, व्हेन द सिचुएशन इज कंड्यूसिव तो वो क्या कर सकते हैं, इसमें ज्वाइन करने के लिए वो भी राजी हो सकते हैं, ठीक है। इजिप्ट आल्सो वांट्स टू ज्वाइन, ठीक है। Mr. Abdelatif told a group of press persons that he discussed IMEC project with External Affairs Minister S. Jaishankar during the first India-Egypt strategic dialogue on Friday, and also proposed India to join Egyptian Canal, Suez Canal economic zone, ठीक है, where Russia, China and few other countries have already have separate industrial complexes. Now you see इंडिया का कितना स्टैचर इम्प्रूव जो हुआ है कि जो सुई कैनाल जो इकोनॉमिक जोन है वहां पर इंडिया को भी इन्वेस्ट करने के लिए इनवाइट किया जा रहा है। तो इट इज वेरी वेरी क्रूशल, ठीक है। हम बहुत यहाँ पर हम लेवरेज कर सकते हैं, ठीक है। जो इजिप्शियन सुई कैनाल इकोनॉमिक जोन है वहां पर हम जाकर इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। द आईमेक वाज लॉन्च्ड इन G20 न्यू दिल्ली, आप लोगों को पता होगा, सितंबर 2023 में, जिसमें बहुत सारी कंट्रीज ने ज्वाइन किया था, जैसे इंडिया है, यूएई है, सऊदी अरेबिया है, यूएस है, यूरोपियन यूनियन ने, और इजराइल का जो हाइफा पोर्ट है, बिकॉज इजराइल इज नॉट डायरेक्टली पार्ट ऑफ G20, लेकिन हाइफा पोर्ट जो है वो भी यहाँ पर जो है ये आईमेक कॉरिडोर का एक बहुत ही क्रूशियल हिस्सा होने वाला था। एंड देन उसके इसी मीटिंग के जस्ट बाद ही इजराइल हमास का जो वॉर है वो शुरू हो गया था, ठीक है। तो इसीलिए बहुत 3-4 साल का ये जो है स्टॉल पे आ गया था, ठीक है। Turning to bilateral matters, Mr. Abdelatif said India and Egypt have committed to double the bilateral trade by present level of 5 billion to 10 billion, और इसमें potential areas क्या क्या है, केमिकल्स है, मिनरल्स है, फार्मास्यूटिकल्स है, फॉस्फेट है, जैसे इजिप्ट में बहुत बोरोन पाया जाता है, ठीक है। देन डिजिटल टेक्नोलॉजी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, रिन्यूएबल एनर्जी, इन सारे क्षेत्रों में दोनों कंट्री जो है कन्वर्ट करना चाहते हैं, ठीक है। We have a special industrial zone for China and for Russia in the SC zone, and we are encouraging Indian industrial zone where we would provide all facilitation and incentives to Indian companies. He added, adding that India would be able to export goods beyond Egypt, ठीक है। तो ये बहुत ही दोनों देशों को मुझे लगता है कि it will be a very very great market for Indians to capture, and बहुत अच्छा रहेगा अगर हम लोग एक अच्छा जो है इन्वेस्टमेंट कर पाए, ठीक है। 120 मिलियन का जो पॉपुलेशन है, इंडियन पॉपुलेशन इजिप्ट में रहते हैं, नहीं सॉरी विथ इट्स पॉपुलेशन ऑफ 120 बिलियन टू अ मार्केट मोर देन 2 बिलियन इनहेबिटेंट्स अक्रॉस अफ्रीका, साउथ अमेरिका, यूरोप, अरब कंट्रीज। 120 मिलियन पॉपुलेशन है आपका इजिप्ट का, ठीक है। और साथ ही 2 बिलियन इनहेबिटेंट्स, क्योंकि सुई कैनाल इज अ वेरी वेरी स्ट्रेटेजिक पॉइंट, राइट। वहां से आप यूरोप की तरफ जा सकते हैं, वहां से आप अफ्रीका आ सकते हैं, वहां से आप लैटिन अमेरिकन कंट्रीज जो है सब कुछ को आप एक्सेस कर पाएंगे। तो इसीलिए इजिप्शियन पोर्ट को भी हम यूज कर पाएंगे। So this will be a very very crucial zone, ठीक है, for Indians also and for Egyptians also. So ये काफी मेजर रहने वाला है, अगर हम इसको लेवरेज कर पाए दिस विल बी वेरी इंपॉर्टेंट। और साथ ही पता है एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है, अगर आप मैप में देखेंगे तो जो मुंबई पोर्ट है, इंडिया का जो मुंबई पोर्ट है, यहाँ का जो सुई कैनाल है, दे आर वेरी क्लोज। तो हम यहाँ से भी सामान जो है यहाँ पर लेकर जाके वी कैन उसको एड ऑन करके एंड देन वी कैन सेल इट टू अदर कंट्रीज। तो हमें उसको लेवरेज करना चाहिए, एंड इफ एनी कंट्री इज वेलकमिंग अस, वी शुड आल्सो गो एंड स्टार्ट विद द प्रोग्राम्स। दिस विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर इंडिया ओनली, ठीक है। Alright, we can move to the last news. The last news is number of GCC to rise over 2500 by 2030 from current 1700 ICRA, ठीक है। तो जो ICRA है उन्होंने कहा है, ये जो ICRA इज रेटिंग एजेंसी, ठीक है, रेटिंग एजेंसी है, जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, उन्होंने कहा है कि इंडिया में जीसीसी जो है 2500 तक पहुंच जाएगा, 2500 जीसीसी हो जाएगा, ठीक है। अभी व्हाट इज जीसीसी, जीसीसी क्या है, ठीक है। अभी क्या है जीसीसी क्या है, आप समझिए, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर। एक कंपनी, लेट्स से एग्जांपल लेते हैं, एक कंपनी है, लेट्स से गूगल है, ठीक है। तो गूगल इज अ कंपनी बेस्ड ऑन अमेरिका, ठीक है, अमेरिका में है। उनका एक कैपेबिलिटी सेंटर होगा, जैसे कि आप समझ लीजिए कि पहले क्या होता था कि हम लोग बीपीओ या केपीओ करवाते थे, राइट। बीपीओ इज बिजनेस प्रोसेसिंग आउटसोर्स, राइट। बिजनेस प्रोसेस जो है उसको आउटसोर्स कर रहे हैं। लेकिन अभी क्या है, पहले क्या होता था कि बिजनेस बीपीओ में क्या होता था कि आप जो है सिर्फ कॉलर्स जो है वो इंडिया से ले जाते थे, राइट। मैं इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में कह रही हूँ। तो आप क्या करते थे, कॉलर्स को जो है या फिर जो सीएज है, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, आप उनको काम दे देते थे, वो कर देते थे। उसको हम क्या कहते थे, नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्स या फिर बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्स कर देते थे, ठीक है। उसको हम आउटसोर्सिंग कहते थे।
लेकिन ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स क्या है, अब देखिए ये उसका एडवांस कॉन्सेप्ट है, बीपीओ या केपीओ का एडवांस कॉन्सेप्ट है कि जो गूगल कंपनी है वो अब सिर्फ यूएस में बैठे बैठे काम नहीं करवाएगी, दे विल कम टू द नेशन, जो जैसे इंडिया है, ठीक है, इंडिया में लेट्स से सिलिकॉन वैली है हमारा, बेंगलुरु में आएंगे, तो ये जो है यूनिट सेटअप करेंगे, ऑफशोर यूनिट सेटअप करेंगे, जैसे बेंगलुरु में गूगल का ऑफिस है, ठीक है, ऐसे वो सेटअप करेंगे। इसमें क्या होगा, इंडिया में आईटी सर्विसेज इंप्रूव होगा, इंडिया में रिसर्च एंड डेवलपमेंट होगा, गूगल कैसे इंडियंस को कैटर कर सकता है या फिर साउथ ईस्ट एशियन नेशन में कैसे कैटर कर सकता है, उसका रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंडिया में होगा, फाइनेंस इंडिया में प्रोवाइड किया जाएगा, एनालिटिक्स, डिजाइन, इनोवेशन, सब ग्लोबल ऑपरेशन जो है वो यहाँ बैंगलोर से किया जाएगा, ठीक है। तो ये इसको हम क्या कहेंगे, इसमें क्या क्या रहेगा कि इसमें मैन पावर है वो इंडियंस होंगे, ठीक है, मैन पावर जो है वो इंडियन होगा, जो काम है वो इंडियंस करेंगे, फंडिंग है वो यूएस से आएगा, तो वो क्या होगा, यूएस को भी क्या होगा, चीप में उनको उनके पास भी अकाउंटेबिलिटी रहेगा, वो उनको चीप लेवल भी मिल जाएगा, अच्छे से काम भी हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए वो जो H1B वीजा का जो इशू है वो यहाँ पे जीसीसी भी सॉल्व कर सकता है, ठीक है। इंस्टेड ऑफ आउटसोर्सिंग दिस फंक्शंस टू थर्ड पार्टीज, कंपनी जो है वो खुद का ही जीसीस बनाती है ताकि बेटर कंट्रोल हो, डेटा सिक्योरिटी हो, स्पेशलाइज्ड इन हाउस एक्सपर्टीज बने, तो दोनों के लिए विन विन सिचुएशन है, ठीक है। इंडिया जो है वो ऑब्वियसली बीपीओ केपीओ में सब फ्रंट रनर कंट्री था ही, और अब जो है लीडिंग हब बन रहा है फॉर ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स ड्यू टू इट्स लार्ज स्किल्ड एंड इंग्लिश स्पीकिंग वर्कफोर्स, कोस्ट एफिशिएंसी है, स्ट्रॉन्ग टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम है, स्टेट सिटीज है जैसे बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे, चेन्नई, दिल्ली एनसीआर, मुंबई जो है बहुत सारे ऐसे जीसीसी को होस्ट करता है, ठीक है। 1700 के आसपास जीसीसी है इंडिया में, और वो ही प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि 2030 में 2500 के आसपास पहुंच जाएगा, और कितना का रेवेन्यू जनरेट करेगा, $100 बिलियन का जो है रेवेन्यू जनरेट करेगा, और एम्प्लॉयमेंट देगा 1.5 to 2% 2 टाइम्स मोर को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराएगा। इसीलिए बजट में जीसीसी का भी मेंशन किया गया था, ठीक है। 24-25 में, फाइनेंशियल ईयर 24-25 में जीसीसी ने 24 मिलियन स्क्वायर फीट का जो है ग्रेड ए ऑफिस स्पेस जो है लीज पे लिया था। ऑब्वियसली इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होगा क्योंकि कंपनीज यहाँ आके दे रही है, तो इसीलिए इंडिया में आपको सस्ते में कंपनीज भी बहुत ही सस्ते में अपना पूरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर सकती है, ठीक है। ऑफिस स्पेस 37% ऑफ टोटल लीजिंग जो है इज एक्सपेक्टेड टू लीज 50 to 55 मिलियन स्क्वायर फीट का जो है एरिया जो लीज पे ले सकती है, कंट्रीब्यूटिंग टू 35 to 40% ऑफ डिमांड। यूएस बेस्ड जो फर्म्स है वो 70% एक्टिफाई करती है इंडिया के जीसीसी में सिंस 2021, और विद ऑफिस रेंट बहुत ही सस्ते में, देखिए $1 या $2 दैट इज ऑलमोस्ट 80 रुपए, अगर आप देखिए कमर्शियल स्पेसिंग में 80 रुपए इज वेरी वेरी चीप, ठीक है। 80 से 160 के बीच में आप समझ लीजिए कि पर स्क्वायर फीट, अब 10,000 स्क्वायर फीट या फिर जैसे 500 या 700 स्क्वायर फीट का भी अगर कोई, नहीं 500-700 तो बहुत ही छोटा हो जाएगा, आप समझ लीजिए कि 1000, 2000, 3000 का भी अगर एक जीसीसी खड़ा हो जाता है तो बहुत ही चीप में जो है आप समझ सकते हैं कि बहुत ही चीप में जो है मिल जाता है, जो कंपनीज है उनको एरिया वाइज भी बहुत ही चीप पे मिल जाता है, ठीक है। उनके पास तो ऑब्वियसली फंडिंग ज्यादा होती है, तो उसके कारण उनको बहुत ही चीप में ऑफिसेस भी मिल जाते हैं, और इंडिया का जो है बहुत ही सस्ते में, कॉस्ट कॉम्पिटिटिव नेचर में, बहुत ही चीप में, चाहे वो लेबर हो चाहे वो लैंड हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, बहुत ही सस्ते में उनको मिल जाता है, इसीलिए इंडिया जो है वो जीसीसी कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड भी बन जाता है, ठीक है। Experts note that while GCCs earlier focused on cost savings, their role is now shifting towards innovation, advanced capability building, and enhanced workplace experience, reflecting a structural transformation in how global enterprises view India's strategic importance. ठीक है, तो ये भी चेंजेस भी आ रहे हैं, ठीक है, और सर्विफिकेशन जो है वो इंडिया में वैसे भी बहुत हाई है, तो ये दोनों के लिए, जो कंपनीज है उनके लिए भी विन विन सिचुएशन है, एंड इंडिया के लिए भी विन विन सिचुएशन है, बिकॉज डायरेक्ट एफडीआई है। इसका एक अच्छा एग्जांपल अगर आप देखें, डेलॉयट जैसी कंपनीज है, माइक्रोसॉफ्ट जैसे कंपनीज है, अर्नेस्ट एंड यंग जैसी कंपनीज है, ठीक है, ड्यूश बैंक जो है वैसे कंपनी है, ठीक है। तो वो सारी कंपनीज अपना जीसीसी इंडिया में बनाते हैं, ठीक है, बिकॉज बहुत ही सस्ते में उनको बहुत कॉस्ट कॉम्पिटिटिव अमाउंट में मिल जाता है, ठीक है। समझ आया? ऑलराइट, with this we have come to end of today's session. If you have liked this session, don't forget to give a like and write down in the comment section. We will meet in the next session very soon. Till then, take care, study hard, and